नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। पोखरियाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। सर्वदलीय बैठक 19 जुलाई को होगी, तो 20 जुलाई से शुरू होगा मॉनसून सत्र। तो 23 दिनों का यह सत्र 11 अगस्त तक चलेगा। तो केंद्र सरकार ने यह सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जहां सभी दलों के नेता इस दौरान मौजूद होंगे। आपको बताते चले कि 20 जुलाई से मॉनसून सत्र होगा और उससे पहले ये सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है और 23 दिनों का यह सत्र रहने वाला है। 11 अगस्त तक ये सत्र चलेगा। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस दौरान किस तरह से तमाम महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किए जा सकते हैं और 23 दिनों का ये सत्र रहने वाला है। 11 अगस्त तक चलेगा ये मॉनसून सत्र। तो केंद्र सरकार की ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में तमाम विषयों पर चर्चा होगी। चूंकि मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है और उससे पहले ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। तो 19 जुलाई को ये सर्वदलीय बैठक होगी और 20 जुलाई से मॉनसून सत्र शुरू होगा। 23 दिनों का ये सत्र रहने वाला है। 11 अगस्त तक ये सत्र चलेगा। वहीं पीएम कल से पूर्वांचल के करेंगे लोकसभा चुनाव का शंखनाद। गोरखपुर में गीता प्रेस के शताब्दी समापन समारोह में होंगे शामिल। तो आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चुनाव प्रचार का शुभारंभ करेंगे। गोरखपुर वाराणसी से लोकसभा चुनाव का प्रचार का आरंभ करेंगे। पीएम मोदी 7 और 8 जुलाई को यूपी, तेलंगाना, राजस्थान का दौरा करेंगे। 50,000 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। यूपी वासियों को इसका लोकार्पण करेंगे। तो कल से पूर्वांचल दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी हैं, जिसको लेकर तैयारियां भी खासा की जा रही हैं। मिशन 24 की तैयारी में जुटी बीजेपी। मिशन 2024 के लिए यूपी के कई नेता केंद्रीय टीम में होंगे। भाजपा केंद्रीय टीम में शामिल होंगे यूपी के कई बड़े नेता। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 का लक्ष्य रखा है। भाजपा के कई बड़े नेता अब टीम नड्डा में शामिल होंगे। पार्टी के संगठन में बदलाव की चर्चा जोरों पर है। टीम नड्डा में शामिल होने वाले कई नाम चर्चा में शामिल हैं, जिसमें स्वतंत्र देव सिंह, डॉक्टर महेंद्र सिंह, श्रीकांत शर्मा का नाम है। इसके साथ ही सिद्धार्थनाथ सिंह और सुरेश राणा का नाम भी शामिल है। वहीं आज रक्षा मंत्रालय का 1 दिवसीय चिंतन शिविर की अध्यक्षता करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। घरेलू रक्षा विनिर्माण पर चिंतन शिविर में होगा मंथन। रक्षा मंत्री विचार मंथन सत्रों के निष्कर्षों की समीक्षा करेंगे। पिछले महीने अलग अलग विचार मंथन सत्र किए गए थे आयोजित, और एक बार फिर से रक्षा मंत्रालय के चिंतन शिविर में आज मंथन। पिछले महीने अलग अलग विचार मंथन सत्र आयोजित किए गए थे। दिल्ली में बाबा बागेश्वर धाम का पूर्वी दिल्ली के पड़पड़गंज में दरबार सजेगा, पर मात्र 2 घंटे की बारिश ने प्रशासन और आयोजकों की पोल खोलकर रख दी है। बाबा बागेश्वर धाम के दर्शन करने के लिए एक वीआईपी गेट बनाया गया। उस गेट से सभी वीआईपी के साथ साथ बाबा बागेश्वर जी के भी वीआईपी गेट से प्रवेश होगा। सड़क ने तालाब का रूप ले लिया है। तो बारिश ने किस तरह से जिला प्रशासन की पोल खोल दी है। दिल्ली में बाबा बागेश्वर का दरबार लगना है और जिससे पहले तैयारियां जो की गई, लेकिन बारिश ने उन तैयारियों पर पानी फेर दिया। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र और दिल्ली की जंग। अध्यादेश के खिलाफ राज्य की याचिका पर होगी सुनवाई। दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला। केजरीवाल सरकार की अर्जी पर 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। तो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र और दिल्ली की जंग पहुंच चुकी है।
जहां दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग का ये पूरा मामला है। लंबे वक्त से केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच ये जंग देखने को मिल रही है। केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुलाई बैठक। खाद्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी के साथ ही बैठक। पोषण सुरक्षा, खाद्यान्न भंडारण, खाद्य वितरण पर हुई चर्चा। बैठक के दौरान शुगर एंड एथेनॉल पोर्टल पर भी शुभारंभ। पोर्टल खाद्य क्षेत्र के विकास में निभाएगा अहम भूमिका। तो खाद्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी के साथ ये बैठक। पोषण सुरक्षा, खाद्य भंडारण और खाद्य वितरण पर हुई चर्चा इस बैठक में। तो बैठक के दौरान शुगर एंड एथेनॉल पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया। दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ बारिश। दिल्ली समेत कई राज्यों में झमाझम बारिश हुई है। दिल्ली में हुए झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हुआ है। अगले कुछ दिनों तक बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। दिल्ली समेत कई राज्यों में झमाझम बारिश हुई है। दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ बारिश देखने को मिली, जहां मौसम सुहाना हुआ है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था और कई इलाकों में येलो अलर्ट भी जारी है। भागलपुर में 2 दिवसीय नियोजन सह व्यवसायिक मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया गया, जहां बिहार बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु, जदयू सांसद अजय कुमार मंडल, श्रम आयोग के अधिकारी ने मिलकर दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान बिहार बाल श्रमिक आयोग ने अध्यक्ष डॉक्टर हिमांशु ने कहा कि बेरोजगारों को लेकर सरकार काफी चिंतित है, जिसको लेकर सरकार द्वारा लगातार नियोजन मेला के माध्यम से रोजगार देने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में 4000 बेरोजगार शिक्षित युवाओं को रोजगार देने का काम कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि नियोजन माध्यम से नियुक्ति किए गए युवकों को हटाया भी नहीं जाएगा। आज भागलपुर प्रमंडल में 36 कंपनियों के द्वारा लगभग 4,500 छात्र छात्राओं को रोजगार दिया जाएगा। इन रोजगार से उनकी जीवनी चलेगी, उनकी जीवन शैली बदलेगी और उनके बाल बच्चे भी उससे लाभान्वित होंगे। इसके लिए आज 36 जो कंपनी है वो अलग अलग स्टॉल लगा करके यहाँ पर सभी छात्र छात्राओं का आवेदन लिया जाएगा। उसमें जो उपयुक्त होगा उसको रोजगार लगभग 4,500 रोजगार इन कंपनियों को देना है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी ने लगातार बिहार के हर जिला में, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे श्रम संसाधन विभाग हो, चाहे अन्य विभाग में लगातार वैकेंसियां निकाल करके लोगों को रोजगार देने के लिए कटिबद्ध है। वहीं नालंदा में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर 30 मई से 30 जून तक बीजेपी के द्वारा कई कार्यक्रम चलाए गए। इन सभी कार्यक्रमों के सफल होने के बाद बीजेपी के द्वारा बिहार शरीफ के पटेल नगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह, बीजेपी विधायक डॉक्टर सुनील, जिला अध्यक्ष इंजीनियर रविशंकर प्रसाद सिंह मौजूद रहे। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह नीतीश कुमार पर हमलावर हुए। उन्होंने कहा कि जितना दिन मुख्यमंत्री नीतीश को सरकार चलाना चले, बिहार में बीजेपी की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अब नीतीश कुमार की जरूरत नहीं। 75 सीट रहने के बावजूद 43 सीट वाले को मुख्यमंत्री बनाया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश जानबूझकर इस तरह का शगुफ्ता छोड़ रहे हैं। और डूब चुका है, तो इसलिए मैंने बता रहा है कि देखिए जितना दिन तक सरकारी लोग खींच रहे हैं, आगे कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन बिहार में बीजेपी की ताकत बढ़ रही है, बूथ तक हम लोग पहुँच गए। इसलिए देखते क्या क्या रोज मीडिया में आ जाता है कि नीतीश बाबू फिर पलटी मारे, फिर बीजेपी में जाएंगे। बताइए आज जो है बीजेपी को क्या जरूरत है नीतीश बाबू के लिए? अब क्या है, इतने बार तो पलटी मारे, इतने बार बीजेपी ने, जरा सोच लीजिए, जिनका 43 विधायक हो और जिनके 75 विधायक हो, वो उनको कहा कि मुख्यमंत्री बनिए, उसके बाद क्या बचता है जी? तो इसलिए देखिए वो जान करके इस तरह का शगुफा छोड़ते रहते हैं, जिससे कि RJD को दबाव में रखें, इतना ही।
सहरसा जिले मुख्यालय के सहरसा स्टेडियम के बाहरी परिसर में जन अधिकार पार्टी ने महाधरना दिखाया, जिसमें सहरसा, सुपौल, मधेपुरा जिला से आए पार्टी के जिलाध्यक्ष सहित पार्टी से जुड़े लोगों ने शिरकत की। आपको बता दें कि महाधरना में शिरकत किए जन अधिकार पार्टी के लोगों ने कहा कि सरकार सहरसा के साथ लगातार सौतेला व्यवहार कर रही है। सहरसा में ना तो एम्स का निर्माण हुआ है और ना ही तकरीबन 25 सालों में रेलवे ओवरब्रिज बन रहा है और ना ही एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। हम लोगों का मुख्य मांग है जब सहरसा में एम्स का निर्माण हो, क्योंकि कोसी और सीमांचल इलाका जो है बाढ़ पीड़ित इलाका है और यहाँ जो पानी जो है वो कितना कोसी के चलते गंदा है और लोगों को बराबर बीमार पड़ते हैं, कैंसर बीमारी होती है। दूसरी बात है जो कि यहाँ गरीब लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। पूरे देश में अधिक गरीबी रेखा के अंदर या मजदूर वर्ग के लोग सबसे ज़्यादा कोसी और सीमांचल में रहते हैं और यहीं के लोग सबसे ज़्यादा मजदूर का पलायन होता है और ये काफ़ी गरीब है। इस स्थिति में बराबर ये लोग बीमार पड़ते हैं। इसके इलाज के लिए एक एम्स होना यहाँ जरूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इलाका है जो कोसी पीड़ित इलाका है। तीनों जिला का ये संयुक्त बैठक है जो आज धरना के द्वारा, वैसे पूरे बिहार में हम लोगों की पार्टी धरना दे रही है विभिन्न मुद्दों पर। मुख्य जो पूरे बिहार के लेवल पे है कि डोमिसाइल नीति, शिक्षक की जो बहाली प्रक्रिया जो नया संशोधन किया है उसमें निवास का प्रमाण पत्र हटा दिया गया है कि आप बिहार के निवासी हो या यूपी के, महाराष्ट्र हो, सब भरिए। तो भाई एक तो हम अपने घर में भूखा है और दूसरे को कहाँ से खाना देंगे। आप सरकार बनाते हैं तो वादा करते हैं 1 करोड़ 2 करोड़ नौकरी की बात, उस पर हम युवा आकर के आप वोट दे देते हैं और जब सर बात बहाली की आती है तो आप कहते हैं कि बिहार में पढ़े लिखे है ही नहीं। ये तो भाई गलत बात है। आप उसको फिक्स करिए कि नहीं, बिहार की जो खासकर बिहार सरकार नौकरी है उसमें बिहार का लोग रहे। मुंबई में एनसीपी के सांसद अमोल कोल्हे शपथ विधि के दिन राजभवन में अजीत पवार के साथ मौजूद रहे, जिसके बाद उन्होंने सबसे पहले ट्वीट करके यह जानकारी दी थी कि वो शरद पवार के साथ है। वहीं अमोल कोल्हे ने हमारी संवाददाता से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। लगातार अपने कार्यकर्ताओं में व्यस्त थे, बिल्कुल भी शरद पवार जी के ऊपर एक ऐसा दिखा नहीं कि उनके ऊपर दुखों का पहाड़ उतरा है। देखिए, पवार साहब इज अ रियल फाइटर और पवार साहब का जो अनुभव है, पवार साहब के लिए बात कोई नई नहीं है और इसलिए पवार साहब डेफिनेटली जो आप बोल रहे हैं एज अ फाइटर वो मैदान में डट के खड़े हैं। जिस तरीके से सबसे पहला ट्वीट आपने किया और ये बताया कि आप पवार साहब के साथ में है, लेकिन जिस दिन शपथ विधि हुई थी आप वहाँ पर मौजूद थे। देखिए, ऑनरेबल अजीत दादा के साथ बहुत सालों से मैंने काम किया था। मैं एक अलग मीटिंग के लिए गया था, मुझे बिल्कुल इस बात का इल्म नहीं था कि आज वोट टेकिंग सेरेमनी होने वाली है और इसलिए मैं वहाँ दिखाई दिया। लेकिन आपने देखा होगा मैंने कोई कमेंट भी नहीं दी और ये रिएक्ट करने वाला मैं पहला हूँ जिसने ये बोला कि अगर इसी प्रकार राजनीति में ये घटनाएं घटती रही तो फिर इसकी क्रेडिबिलिटी, आंसरेबिलिटी, इन बातों का कोई मतलब नहीं रहेगा और इसलिए मैं पवार साहब के साथ हूँ। हमारे साथ सांसद अमोल कोल्हे, जिस दिन राज्य भवन में शपथ विधि की गई थी उस दिन अमोल कोल्हे जो है वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन जैसे ही ये सारी चीज़ें खत्म हुई वैसे अमोल कोल्हे पहले ऐसे सांसद थे जिन्होंने ये ट्वीट के द्वारा बताया था कि वो शरद पवार जी के साथ है और आज शरद पवार जी ने जो बैठक बुलाई थी उसमें भी अमोल कोल्हे जी मौजूद थे और आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने प्रतिक्रिया दी और उन्होंने बोला कि वो आखिरी वक्त तक जो है वो शरद पवार के साथ ही मौजूद रहेंगे। कैमरामैन अब्बास शेख के साथ फरियाल सैयद। मुंबई में एनसीपी में चल रहे विवाद पर विधायक रोहित पवार ने न्यूज़ 1 इंडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारी पार्टी फिर से संघर्ष करेगी और जीतेगी। और क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। विधायक रोहित पवार जी, रोहित जी भले ही विधायकों ने बगावत की है लेकिन कार्यकर्ताओं में जोश डबल देखने को मिल रहा है। देखो, विधायकों ने बगावत की ऐसे हम नहीं कहेंगे, ठीक है, कुछ तो प्रेशर होता है इसलिए बहुत सारे विधायक वहाँ पे दिखे होंगे, बट मोर इम्पोर्टेंटली कैसे है, मैं हूँ या कोई भी हो, इलेक्शन जब हम लड़ते हैं तब कार्यकर्ता के दम पे लड़ते हैं। तब जो भी कार्यकर्ता दिखता है उसको हम नमस्कार करके, नमस्ते करके विनती करते हैं कि हमको मदद करो। और जब हम चुन के आते, अगर हम चुन के आने के बाद कहना चालू कर दिए बस हम खुद के कारण चुन के आए, पार्टी के बिना नहीं, हम खुद चुन के आए, तो गलत बात है। बीजेपी ने पावर, ताकत सबका इस्तेमाल करके बाला साहेब ठाकरे, उन्होंने जो मराठी अस्मिता पे पार्टी बनाई थी उसको फोड़ा, अभी राष्ट्रवादी को फोड़ा, मतलब फैमिली को भी फोड़ा। तो अभी ये जो चीज़ जब महाराष्ट्र में होती है तो महाराष्ट्र की जनता बहुत अलग है।
यहाँ पे संतों का विचार और थोर व्यक्ति का विचार लोगों के मन में है, ध्यान में, लोगों को अच्छा नहीं लगता। आगे के इलेक्शन में हम देखेंगे क्या होता है। महाराष्ट्र के हिस्ट्री में अगर आप देखो तो संघर्ष तो लिखा है, हमारा भी संघर्ष डिफिकल्ट है, लेकिन हम उनके विचार से चलने वाले लोग हैं। आगे जाके विजय लोगों का होगा, अच्छे विचारों का होगा, ऐसा हम सबको लगता है। हमारे साथ रोहित पवार जिन्होंने ये बताया कि महाराष्ट्र के इतिहास में जो है वो संघर्ष लिखा हुआ है और आने वाले वक्त में भी जो है पार्टी को संघर्ष करना होगा। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र के इतिहास में संघर्ष लिखा हुआ है, उसी तरीके से हमारी पार्टी भी संघर्ष करते हुए विजय हासिल करेगी। कैमरामैन अब्बास शेख के साथ फरियाल सैयद, न्यूज़ 1 है। विधायक एनसीपी पार्टी में चल रहे विवाद के बाद कल दोनों पवारों ने अपने अपने पार्टी गुट की बैठक बुलाई, जिसमें दोनों ओर हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं बैठक में क्या कुछ रहा, हमारी संवाददाता फरियाल सैयद ने जानकारी ली। मुंबई के वाईबी सेंटर में जहां पर शरद पवार द्वारा जो है बैठक आयोजित की गई है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि सैकड़ों की तादाद में जो है वो कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। हम ये कार्यकर्ताओं से ही बात करना चाहेंगे और चाहेंगे इतनी ज्यादा तादाद में कार्यकर्ता यहाँ पर शरद पवार जी को सपोर्ट करने के लिए देखने को मिली। उसका नाम क्या कहोगे? शरद पवार जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है और पवार साहब एमएलए या टुल्लू बनाते हैं, और जो उनके साथ खुददार नहीं रहते, जो उनके साथ गद्दारी करते हैं, उनको घर में बिठाते हैं। मैं एक कहना चाहूंगी, ये जो युवा, ये जो यंगस्टर, ये जो महिला है, ये सारे के सारे पूरे महाराष्ट्र से पवार साहब को ताकत देने के लिए आए हैं। आए हो पवार शरद पवार जी को सपोर्ट करने। जिस तरीके से गद्दारी पार्टी में देखने को मिले है, आम कार्यकर्ता के तौर पर आप क्या कहना चाहोगे? जिस तरह से हमारे पक्ष में फूट पड़ी है, ये बहुत ही बेकाबी है, और इससे हमें कार्यकर्ता को, जो निष्ठावंत कार्यकर्ता है, उनको बहुत ही दुख हो चुका है। और हम जो लोग हैं, पेड़ के जो मूल रहते हैं, मूल खोंड, वो खोंड के साथ रहने वाले, पत्ते कभी भी पड़ सकते हैं, लेकिन पेड़ का जो मूल रहता है, जो खोंड रहता है, वो कभी नहीं पड़ सकता। इसके वास्ते हम पवार साहब के साथ हैं। अरे शरद पवार, शरद पवार। आप कहाँ से आए हो और शरद पवार को कैसे सपोर्ट? मैं कर्जत जामखेड़, महाराष्ट्र अहमदनगर जिले से कर्जत जामखेड़ से आया हूँ। खास शरद पवार के लिए आया है। शरद पवार सभी जाति धर्मों को लेकर चलने वाले नेता है। शरद पवार जैसा आदमी बाद में होने वाला नहीं है, और इसी 84 साल में भी वो एक योद्धा के जैसा लड़े हैं। और वृंदावन के राधा वल्लभ मंदिर में इन दिनों बड़ी रौनक है। इस दौरान राधा वल्लभ मंदिर में गुरु पूजा के मौके पर प्रेमानंद महाराज ने विधि विधान के साथ गुरु पूजन किया। वहीं तिलकायत अधिकारी मोहित मराल ने भी प्रेमानंद महाराज मिले। आपको बता दें कि चर्चित संत प्रेमानंद महाराज बनारस से वृंदावन आए थे। उन्होंने हित मोहित मराल से दीक्षा प्राप्त की, लिहाजा पूरी तरह स्वस्थ नहीं होने के बाद भी हर साल प्रेमानंद महाराज अपने गुरु के पास आते हैं, और इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि वो अपने गुरु मोहित मराल गोस्वामी जी के चरणों में पहुंचकर सेवा कर रहे हैं। मराल गोस्वामी के पुत्र शोभित लाल और उनकी पत्नी भी मौजूद थी। अब खबर सहारनपुर से है, जहां चंद्रशेखर आजाद पर हमले का मामला, पुलिस कांस्टेबल नरेश और कर्मवीर सस्पेंड हुए हैं। दोनों के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू हो गई है। हमलावरों को जेल में कांस्टेबल ने धमकाया तो चारों आरोपियों से जेल में मारपीट भी की गई। वरिष्ठ जेल अधीक्षक ने दोनों को किया निलंबित। तो पुलिस कांस्टेबल नरेश और कर्मवीर सस्पेंड हुए हैं। दोनों के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू की गई। बताया जा रहा है कि हमलावरों को जेल में कांस्टेबल ने धमकाया, इसके साथ ही मारपीट भी की गई चारों आरोपियों के साथ, जिसके बाद ये निलंबन की कार्रवाई की गई है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक ने दोनों को निलंबित किया है।
चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।